नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः आपका स्वागत है एसएसटी की कक्षा में। इस कक्षा में हम सामाजिक अध्ययन के कक्षा 7 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 2 के अध्याय 7 अर्थात सामाजिक समस्याएं, इसकी इसके दूसरे खंड जो पृष्ठ संख्या 62 और 63 में वर्णित है उसको लेकर उपस्थित है। पहली कड़ी में हमने चर्चा की थी सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत ऐसी बातें जिनकी आमतौर पर समाज में चर्चा कम होती है और चर्चा नहीं होने के कारण ये इन समस्याओं का दिनों दिन बढ़ना देखा जा रहा है। ये समस्याएं क्या है? बाल शोषण, जैसा कि हमने पहली कड़ी में चर्चा किया। आज हम छेड़खानी और शोषण की घटनाओं की चर्चा करेंगे। तो आज का पाठबिंदु है छेड़खानी यानी टीजिंग। ये छेड़खानी क्या है? वास्तव में छेड़खानी किसी व्यक्ति का उसके विपरीत लिंग के प्रति किया जाने वाला ऐसा व्यवहार, ऐसी टिप्पणी, ऐसा आचरण जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाती है और दूसरा पीड़ित व्यक्ति अपमानित या अपराध बोध से ग्रस्त महसूस करता है। ऐसी घटना को छेड़खानी कहते हैं। क्लियर है? तो छेड़खानी क्या हुआ? किसी व्यक्ति के द्वारा विपरीत लिंग के प्रति, किसी लड़के के द्वारा लड़की को उसके ऊपर की गई टीका टिप्पणी, उसको तंग करना, सीटी मारना, ये घटनाएं छेड़खानी के अंदर आती है। इस छेड़खानी का एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। मीना और पूनम की कहानी जो हमारी पुस्तक में दी गई है, उस कहानी की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मीना अपने घर से स्कूल के लिए निकली। रास्ते में उसे पूनम मिली। मीना ने पूछा, आज हम किस रास्ते से जाएंगे? पूनम ने कुछ कहा नहीं, केवल सर हिलाया। वास्तव में इन दोनों लड़कियों के साथ पिछले कई दिनों से छेड़खानी की घटनाएं हो रही थी। कुछ लड़के थे जो उनके रास्ते में खड़े रहते, उन पर टिप्पणियां करते, सीटी बजाते और कई बार तो स्कूल तक उनका पीछा करते थे। उनकी इन हरकतों से दोनों परेशान थी। दोनों घर में कहने से भी डरती थी कि उनकी तो कोई गलती थी नहीं, मगर इस घटना के कारण हो सकता है उनके माता पिता उनका स्कूल जाना बंद करा देते। तो इसके कारण जो गलती लड़कियों ने नहीं की थी उसके प्रति भी वो अपराध बोध से ग्रस्त रहती थी। एक दिन बड़ी हिम्मत करके उनमें से एक लड़की ने अपनी दीदी को सारी घटना सुनाई। दीदी ने कहा, सुझाव दिया कुछ, और फिर दोनों ने हिम्मत करके कहा कि अब हम लोग टीचर को बताते हैं। और स्कूल में अपनी शिक्षिका को उन्होंने ये सारी बातें बताई। शिक्षिका ने कहा कि मैं इसका कुछ समाधान करती हूँ। और फिर शिक्षिका ने विद्यालय के परिवारों से और बाल संसद के सदस्यों के बीच इस समस्या को उठाया। बाल संसद के उत्साही सदस्यों ने मिलकर उन बदमाश लड़कों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस समस्या का समाधान, मीना और पूनम की समस्या का समाधान क्यों हो पाया? क्योंकि उन्होंने अपनी बात को रखा, सही व्यक्ति के सामने अपनी बात को रखा, तो समस्या का समाधान हुआ। अगर वो चुप रह जाती तो उन बदमाश लड़कों का मनोबल बढ़ता जाता और उनकी समस्या भी बढ़ती जाती। वास्तव में छेड़खानी का क्या प्रभाव पड़ता है? छेड़खानी का प्रभाव बच्चों के शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। मानसिक रूप से भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ छेड़खानी की घटना होती है दबा हुआ महसूस करता है और अकारण अपराध बोध के भाव से घिरा रहता है। अकारण अपराध बोध यानी बेवजह ऐसी गलती जो उसने की भी नहीं और उसके लिए स्वयं को दोषी मान लेना और उस भाव से ग्रसित रहना। अक्सर ऐसा लड़कियों और महिलाओं के साथ होता है। कुछ लड़के भी छेड़खानी का शिकार होते हैं। तो इस छेड़खानी के कारण क्या हो जाता है कि बच्चा अकारण अपराध बोध की भावना से ग्रस्त रहता है। और इसका प्रभाव क्या होता है? डर। बच्चे में हमेशा एक डर का एहसास रहता है, असुरक्षित महसूस करता है, उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता,
वो किताबें लेकर बैठता है, लेकिन उसमें एकाग्रता नहीं आ पाती, उसे चीज़ें याद नहीं होती हैं, उसकी नींद चली जाती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, और ऐसी कई नकारात्मक बातें उसके मन में आ जाती हैं। कई बार तो ऐसी छेड़खानियों के कारण माता पिता अपने बच्चियों का नाम स्कूल कॉलेज से कटवा देते हैं, उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है। बहुत सारे बच्चे खुद भी स्कूल जाने से डरते हैं, या ऐसे किसी सार्वजनिक जगह पर जिसके रास्ते में छेड़खानी की घटनाएं होती हैं। वास्तव में ये एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसका प्रतिकार किए जाने की आवश्यकता है, और अगर किसी के भी साथ, किसी लड़का लड़की या महिला पुरुष के साथ ऐसी घटना होती है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, समय पर उसका कंप्लेंट दर्ज कराया जाना चाहिए। हमने अभी छेड़खानी की समस्या पर चर्चा की। अब हम अगले तरह की सामाजिक समस्या शोषण की बात करते हैं। शोषण वास्तव में एक विस्तृत किंतु छुपी हुई सामाजिक समस्या है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में बातें भी कम होती है, और शोषण का जो शिकार व्यक्ति है वह भी इन बातों पर खुलकर अपनी समस्या को नहीं रख पाता और दर्द और पीड़ा झेलता रहता है। इस बात को समझने के लिए हम रीना और रोहन की कहानियाँ देखते हैं। रीना की कहानी क्या है कि वह एक संयुक्त परिवार में रहती थी। उसके घर में माता पिता, दादा दादी, चाचा, बुआ लोग रहते थे। वह अपने घर के सारे लोगों के साथ खूब खुश रहती थी, खूब खेलती थी, खासकर चाचा के साथ। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर के बाकी सारे सदस्य किसी समारोह में चले गए और घर में चाचा के साथ वो अकेली रह गई। अब उसका चाचा उसे अपने पास बुलाकर उसके साथ इस ढंग से छूने लगा, ऐसी हरकतें करने लगा कि रीना असहज हो उठी, और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज चाचा को क्या हो गया, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। वह कुछ देर चुप रह गई, रोने लग गई। आप सोचिए कि रीना के साथ क्या हो रहा था। चाचा का व्यवहार क्या उचित था? रीना इस घटना के बाद घर में सबसे कटी कटी रहने लगी, खुद को दोषी मानने लगी, और वो न खुलकर हंसती थी, न बोलती थी, कुछ करती नहीं थी। ऐसे में एक दिन जब लोगों को उसने अपनी माँ को अब ये बात बताई, तब जाकर उसकी समस्या का समाधान हो पाया। रोहन की कहानी है कि रोहन और उसका चचेरा भाई मोहित, जो 18 साल का लड़का है मोहित, और कॉलेज में पढ़ता है, बड़े अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी अंग्रेजी बोलता है, तो उसके कारण रोहन उसे अपना आदर्श मानता था और उसके साथ रहना, उससे बातें करना उसे अच्छा लगता था। एक दिन रोहन सो रहा था और उसके बगल में ही मोहित सोया हुआ था। अचानक उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई, कुछ वो असहज महसूस करने लगा। उसकी नींद खुली, उसने पलट कर देखता है कि उसके साथ पास मोहित सोया हुआ है और उसके साथ गलत ढंग से उसे छू रहा है। वो बेचारा चुप रह गया, डर गया और वहां से उठा। अब उस घटना के बाद से वो लगातार चुप सा रहने लगा और अपनी गलती मानने लगा, जिसे अपने आप को अपराधी महसूस करने लगा, जबकि उसकी कोई गलती थी नहीं। एक दिन उसने बड़ी हिम्मत करके यह बात अपनी दीदी को बतलाई और दीदी ने कहा उसके साथ अब रहना नहीं, और अगर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति होती है, फिर से ऐसी घटना होती है, तो तुम उसे डांटना, चिल्लाना कसकर। ऐसा एक बार फिर हुआ। रोहन सो रहा था और उसे लगा कि कोई उसके शरीर पर हाथ फेर रहा है, उसे छू रहा है गलत ढंग से। उसने पलट कर देखा तो वो मोहित ही था। उसने कसकर उसे डांटा और वो चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर घर के सारे लोग आ गए। जब सारे लोगों को पता चल गया तो मोहित इससे बहुत शर्मिंदा हुआ
और तुरंत ही वहाँ से चला गया। दीदी ने रोहन को बताया कि इस पूरी घटना में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमको स्वयं को दोषी मानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में रीना और रोहन की जो कहानी है, ऐसी कहानियां घर घर में होती हैं। जरूरत है हम सबको, खासकर हम बच्चों को, कि हम जागरूक रहें और अगर ऐसी समस्या आती है तो उसका प्रतिकार करें, अपने बड़ों को बताएं। अब तक हमने बाल शोषण, शोषण और छेड़खानी की चर्चा की। वास्तव में ये तीनों तरह की समस्याएं तभी बढ़ती हैं जब पीड़ित, यानी जिसके साथ ये घटनाएं घट रही हैं, वो चुप रहता है, सहता जाता है। तो जो बदमाश है उसकी हिम्मत बढ़ती है और इस तरह की समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो इनसे बचने के उपाय क्या हैं? जब भी हमारे साथ ऐसी घटना घटे तो हम कभी उसे छुपाएं नहीं, अपने विश्वस्त लोगों को अवश्य बताएं, ताकि समय रहते शुरुआती अवस्था में ही उस ऐसी समस्या का निदान हो जाए और हम आने वाली समस्याओं से बच जाएं। अगर कोई ऐसी स्थिति है जिसमें जो बदमाश व्यक्ति है, बदमाश आदमी है, वो आपके साथ ज्यादती कर रहा है, आप ऊंची आवाज में और प्रभावशाली ढंग से उसका विरोध करिए। जोर से चिल्लाएं, नहीं मैं शिकायत करूंगा, मैं शिकायत करूंगी, ऐसे जोर से कहिए। तेज आवाज से अपराधी डरता है और वो आपके रास्ते नहीं आएगा। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि किसी कमजोर समय में किसी भी कारणवश आपकी धोखे से कोई ऐसी तस्वीर ले ली गई जिसको दिखाकर सामने वाला कह रहा है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं इसको सबको दिखा दूंगा, ऐसी धमकियों से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी धमकी से एक बार डर गए तो लंबे समय तक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चालू हो जाएगा। ऐसी घटना को ब्लैकमेलिंग कहते हैं, यानी आपको अपनी धमकी के असर में लाकर आपसे मनमानी कार्य करवाया जाए। तो अगर धोखे से तस्वीर ले ली गई तो कभी भी डरे नहीं, धमकी में ना आए और अपने विश्वस्त व्यक्ति को, आपके माता पिता हों, शिक्षक हों, पुलिसकर्मी हों या 1098 ये टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, आप इस नंबर पर डायल कर दें, आपकी मदद पहुंचेगी। ठीक है, और आपकी पहचान को गुप्त भी रखा जाएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। कभी भी मौन ना रहे, क्योंकि मौन रहने से अपराध बोध भी बढ़ता है, यानी वैसी गलती जो हमने की नहीं उसके लिए हम खुद को दोषी मानते हैं और हमारा तनाव बढ़ता जाता है। कई बार ऐसी घटनाओं के कारण बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो लोगों को आत्महत्या करते सुना गया है। तो ऐसी स्थिति में छुपाना नहीं, बताना है, प्रभावशाली विरोध करना है, धमकी में नहीं आना है और मौन नहीं रहना है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और बाल संसद की मदद ले सकते हैं। इन उपायों को हम अपनाएंगे तो ये जो सामाजिक समस्याएं हैं जिसकी आज कम चर्चा होने के कारण समस्या बढ़ रही है, यानी बाल शोषण, शोषण या छेड़खानी, इनसे हम बचे रह सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारियां लाभदायक लगी होंगी। जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।